गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये सोशल साइंस के वर्कशीट नंबर 29 है और जो डेट है आज की वो है 10/9/2020 है, जिसमें हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है और इसके क्या कारक है जो प्रभावित करते हैं और जो ग्लोबलाइजेशन है वो हमारे लिए किस लिए आवश्यक है। ठीक है, अगर मैं ग्लोबलाइजेशन की बात करूं कि इसे और क्या बोला जाता है तो इसे बोला जाता है वैश्वीकरण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण बोलते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं वैश्वीकरण की बात करूं साधारण भाषा में कि वैश्वीकरण क्या हो, ग्लोबलाइजेशन और वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यापार, जो हमारा व्यापार होता है, सेवाएं होती हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी या तकनीक होती है, उसका पूरे संसार में वृद्धि, विकास या विस्तार किया जाता है। यानी कि जो व्यापार या व्यवसाय होता है वो पूरे संसार के, विश्व के बाजारों में विस्तार करना। देखिए साधारण भाषा में अगर मैं ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की बात करूं तो जो वैश्वीकरण है, यानी कि वैश्वीकरण का साधारण भाषा में अर्थ है विश्व ग्राम, यानी कि जो विश्व है वो क्या है, ग्राम के रूप में बदल गया है। देखिए जैसे कि आप गांव में देखते हो ना कि किसी के घर में कोई भी घटना घटित हो जाती है तो पूरे गांव में पता चल जाता है कि अच्छा उसके घर पे ये हुआ था, है ना। ऐसा होता है या नहीं होता। ठीक है, यानी कि पूरे गाँव की हर व्यक्ति को खबर होती है कि गाँव में आखिर चल क्या रहा है, लेकिन विश्व तो बहुत बड़ा है, इसके ऐसे तो हम खबर नहीं रख सकते। तो ग्लोबलाइजेशन वही है जिसके कारण आज हमें पूरे विश्व के बारे में, अगर हम एक कोने में बैठे हैं पृथ्वी के तो दूसरे कोने के, पृथ्वी के दूसरे कोने का हमें पता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है और क्या स्थिति है। जैसे आज हमें यहाँ भारत में बैठे बैठे हमें अमेरिका के पूरी नीतियों के बारे में, उसके उनके देश के सिस्टम के बारे में, उनके देश में क्या चल रहा है, उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में हम अच्छी तरह से परिचित हैं। यानी कि हमें पता है भारत में रहते हुए भी कि अमेरिका, चीन, जापान, ठीक है, ब्राज़ील, इन सब देशों में किस तरह की स्थिति है और क्या चल रहा है। जैसे कि हमें भारत में रहते हुए हमें पता है कि जो कोरोना वायरस चल रहा है उसमें फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश है, दूसरे नंबर पे कौन सा देश है और तीसरे नंबर पर कौन सा देश है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ही है ग्लोबलाइजेशन। और अगर मैं बात करूं कि जो कोरोना वायरस है, ठीक है, उसका जो कारण है वो भी क्या है, वो भी ग्लोबलाइजेशन है। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, यानी कि एक देश से दूसरे देश में आवागमन नहीं होता और व्यापार हमारा एक देश से दूसरे देश में नहीं होता, लोग एक देश से दूसरे देश में नहीं जा रहे होते, तो जो कोरोना वायरस की बीमारी है ये भी भारत देश में नहीं आई होती। ठीक है, तो इसी कारण से जो ग्लोबलाइजेशन है इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं और नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। ठीक है, हम इस चैप्टर में पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन आखिर है क्या। अगर हम देखते हैं कि पिछले 2 से 3 दशकों में अधिक से अधिक एमएनसी यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ठीक है, देखिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो दुनिया भर के स्थानों की तलाश में हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते होंगे, यानी कि ऐसे स्थान की खोज कर रही हैं जो उनका जो उत्पादन है उसके लिए सस्ते हो, यानी कि वो वहां पर ऐसी जगह प्रोडक्ट अपना बना सके जिससे उन्हें क्या हो, मुनाफा ज्यादा हो। यानी कि श्रम भी उन्हें, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि श्रम सस्ता हो जहां पर, और जो वहां पर उन्हें अपना बाजार भी उपलब्ध हो सके जहां पर वो सामान को बनाकर बेच सके। ठीक है, देखो अगर देखें कि इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश बढ़ रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, अलग अलग देशों में क्या कर रही हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो विदेशी निवेश को बढ़ावा दे रही हैं। देखो विदेशी निवेश मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि विदेशी निवेश क्या होता है, यानी कि एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। यानी कि जब कोई कंपनी होती है, यानी कि भारत की कोई कंपनी है अगर अमेरिका में जाकर या चीन में जाकर कोई निवेश करती है किसी भी तरह का, तो वो क्या कहा जाएगा, विदेशी निवेश कहा जाएगा। ठीक है, साथ ही इन देशों के बीच विदेशी व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि देश क्या कर रहे हैं, आपस में अपने एक दूसरे का व्यापार बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कि भारत जाकर कहाँ दूसरे देशों में कंपनियां लगा रहा है, दूसरे देशों की कंपनियां क्या कर रही हैं, भारत में आकर कंपनियां लगा रही हैं। इसीलिए जो आदान प्रदान है, चाहे वो तकनीकी का हो, चाहे वो विचारों का हो, वो पूरे विश्व में एक साथ हो रहा है, तो इसी ही ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अधिक से अधिक विदेशी निवेश और अधिक से अधिक विदेशी व्यापार का परिणाम है कि विभिन्न देशों के उत्पादन और बाजारों का एकीकरण हो गया है। यानी कि बहुत अधिक से अधिक देश क्या कर रहे हैं, विदेशी निवेश कर रहे हैं, और अधिक से अधिक देश जो है वो क्या कर रहे हैं, विदेशी व्यापार कर रहे हैं। और इसका परिणाम क्या निकला है
कि विभिन्न देशों के जो उत्पादन है और बाजारों का एकीकरण हो गया, यानी कि सभी के जो उत्पादन है वो एक साथ मिल गए हैं और बाजार भी क्या हो गया है, एकीकरण, यानी कि सब लोगों ने एक ही मार्केट में अपने प्रोडक्ट लाकर खड़े कर दिए हैं। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो आगे देखते हैं कि विभिन्न देशों के बीच, जो बहुत सारे देश हैं उनके बीच क्या है, परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। यानी कि वैश्वीकरण का अगर हम अर्थ समझें तो क्या है कि जो विभिन्न देश हैं उनके बीच में क्या हो रहा है, परस्पर संबंध बन रहे हैं और तीव्र एकीकरण हो रहा है, यानी कि वो एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहा गया है, वैश्वीकरण कहा गया है। ठीक है, यानी कि विश्व को क्या कर दिया है, एक वैश्विक ग्राम बना दिया है। ठीक है, तो MNCs यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, यानी कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं, वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। कैसे निभा रही हैं, क्या करती हैं ये कंपनियां, एक देश से दूसरे देश में क्या कर रही हैं, निवेश कर रही हैं। एक कंपनी एक से अधिक देशों में भी निवेश कर रही है, जो दूसरे देश की कंपनी भी अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों में निवेश कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है, एक देश से दूसरे देश के बीच संबंध स्थापित हो रहे हैं और एकीकरण भी हो रहा है। ठीक है, विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं, यानी कि जो बहुत सारे देश है उसमें क्या हो रहा है, अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। यानी कि एक देश और दूसरे देश के बीच में क्या हो रहा है, एक या बहुत सारे देशों के बीच में वस्तुओं का भी, सेवाओं का भी, निवेश का भी और प्रौद्योगिकी का भी आदान प्रदान, यानी कि ये देश दूसरे देश में अपनी कंपनी स्थापित कर रहा है, दूसरा देश अब हमारे देश में अपनी कंपनी स्थापित कर रहा है। तो इसी तरह से क्या हो रहा है, सब लोग एक साथ एक ही मंच पर आकर खड़े हो गए हैं। ठीक है, अगर मैं देखूं कि दुनिया के अधिकांश जो क्षेत्र हैं वो कुछ दशक पहले की तुलना में, यानी कि पहले इस तरह की स्थिति नहीं थी कि सब लोग एक साथ रहते थे, ठीक है, उसकी तुलना में जो आज है वो एक दूसरे के निकट संपर्क में है। ठीक है, इसके अलावा देशों के बीच जो है आवाजाही भी हुई है, यानी कि एक देश कि भारत के जो लोग हैं अगर उनकी बात की जाए, भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसी कारण भारत के लोग सबसे ज़्यादा विदेशों में रहते हैं। ठीक है, तो आवाजाही भी हुई है, भारत में दूसरे देश के लोग आकर बसते हैं, भारत के लोग दूसरे देशों में जाकर बसते हैं। ठीक है, अगर मैं आगे देखूं कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक क्या हैं। ठीक है, अगर मैं कारकों की चर्चा करूं कि ऐसे कौन से कारक हैं जो वैश्वीकरण को संभव बनाते हैं, यानी कि वैश्वीकरण किस कारण से, वैश्वीकरण जो हुआ है ये किस कारण से संभव हो पाया है। ठीक है, अगर मैं पहले कारण की बात करूं तो पहला है परिवहन प्रौद्योगिकी, यानी कि परिवहन की जो व्यवस्था है वो इतनी तेज हो गई है। देखो, चाहे वो हमारा सड़क परिवहन हो या हमारा समुद्र परिवहन हो या हमारा हवाई जहाज परिवहन हो, ये सारे की जो टेक्नोलॉजी है इतनी अच्छी हो गई है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए अब हमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती और ना ही ज़्यादा दिन लगते हैं। तो जो परिवहन प्रौद्योगिकी है उसमें तेजी से सुधार हुआ है। ठीक है, इससे कम लागत में लंबी दूरी की वस्तुओं की तेजी से आपूर्ति संभव है। ठीक है, अगर बाहरी सामान पहुंचाना है तो वो क्या करेंगे, हम जहाज़ों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा देंगे। दूसरा क्या है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। अब हम क्या करते हैं, सूचना, मैं अपने घर पर बैठी हूँ और ये वीडियो बना रही हूँ और इस वीडियो के माध्यम से जो सभी स्टूडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो अपने अपने घर पर पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता किसका घर कहाँ पर है, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी इतनी तेज है कि मैं यहाँ पर वीडियो बनाने के बाद सब बच्चों के पास फॉरवर्ड कर देती हूँ, जिससे सारे बच्चे इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि सूचना की जो तकनीक है उसमें बहुत तेजी से सुधार हुआ है। ठीक है, ये एक क्षेत्र की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, इस वीडियो को अगर चाहे तो कोई आप लोग किसी देश के दूसरे कोने में भी बैठे हैं तो आप इसे वहाँ पर आराम से बैठकर देख सकते हैं। यानी कि सूचना के क्षेत्र में इतने तेजी से सुधार हुए हैं कि जो पूरे देश में सेवाओं के उत्पादन को फैलाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। यानी कि सूचना का जो भी अगर कोई प्रोडक्ट कोई कंपनी बनाती है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद वो जहाँ पर उसे बेचना चाहती है वो वहाँ पर सभी जगह पर उस प्रोडक्ट के बारे में बता सकती है। ठीक है, जैसे कि दूरसंचार सुविधाएं, अगर दूरसंचार सुविधाएं की बात करूं तो क्या है, जैसे कि टेलीग्राम हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, फैक्स आदि टेलीफोन हो गए, इनका उपयोग दुनिया भर में एक दूसरे से संपर्क करने के लिए, सूचनाओं का तत्काल प्राप्त करने के लिए। यानी कि अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए तो मैं कहूँगी आपसे कि व्हाट्सअप कर दो मुझे, है ना, कहूँगी ना, और आप फटाफट व्हाट्सअप करेंगे और मेरे पास सूचना को पहुँचा देंगे। ठीक है,
चाहे आप वो गांव में बैठे हो, शहर में बैठे हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या है, दूरसंचार की जो सुविधाएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई हैं, जिसके कारण क्या हुआ है, हमारे विचार भी एक दूसरे को आदान प्रदान होते हैं। यानी कि जो हमारे विचार है वो भी क्या है, देखो आज अगर आप भारत में देखोगे तो भारत में क्या चलन है, भारत में क्या करते हैं, नीचे जींस और ऊपर कुर्ता। यानी कि कुर्ता जो है वो भारतीय पहनावा है और जो जीन्स जो है वो अमेरिका पहनावा है, ठीक है। हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग इडली सांभर भी खाते हैं और हम क्या खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर भी खाते हैं। यानी कि भारतीय भोजन भी कर रहे हैं और विदेशी, यानी कि जो विदेशी भोजन है वो भी कर रहे हैं। तो वो किसके कारण है, ये सब जो है वैश्वीकरण के कारण है, ठीक है। अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए अमेरिका की तो फटाफट हम नेट पे डालेंगे और नेट पे डालने के बाद क्या निकलेगा, जितनी भी जानकारी उसके बारे में होगी वो सब हमें निकल कर मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि जितनी भी जानकारी उसके बारे में होगी वो सब हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। यानी कि दूर संचार की जो सुविधाएं हैं वो इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है, ठीक है। फैक्स करना है हमें, टेलीफोन करना है, मोबाइल फ़ोन करना है, टेलीग्राफ करना है, ठीक है। इनमें अब सेकंडों के से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता। मैं यहाँ पर बैठे हुए फ़ोन मिलाती हूँ आपके पास फ़ोन को पहुँचने में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। मैं यहाँ पर नंबर डायल करने तक की देर है और आपके पास तुरंत फ़ोन पहुँच जाएगा। तो ये क्या है, ये जो तकनीकी है ये बहुत ज़्यादा विकसित हो गई, जिसके कारण क्या है, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है, ठीक है। और क्या है, ये जो सुविधाएं हैं वो संचार उपग्रह द्वारा सुगम है। अब संचार उपग्रह क्या है, अगर मैं संचार उपग्रह की बात करूं तो दूरसंचार के लिए जो संचार उपग्रह है वो अंतरिक्ष में तैनात एक कृत्रिम उपग्रह है। देखिए जैसे चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। जैसे जो चंद्रमा है वो क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। उसका एक निश्चित समय है, ठीक है। ना वो पृथ्वी के पास जा आके गिरता, ना वो पृथ्वी से दूर जाता, यानी कि उसकी जो है पोजीशन भी सेम है और जो चक्कर लगाने का टाइम है वो भी सेम है। इसी तरह से क्या कर दिया जाता है, पृथ्वी के चारों तरफ कृत्रिम रूप से इसी तरह के उपग्रह स्थापित कर दिए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, संचार को बढ़ावा देते हैं, यानी कि तकनीक को बढ़ावा देते हैं। वो भी पृथ्वी के चारों तरफ इसी तरह से चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्रौद्योगिकी में पढ़ा जो परिवहन है वो क्या है, परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत सुधार आया है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में बहुत सुधार आया है और दूरसंचार सुविधाओं में भी बहुत ज़्यादा सुधार आया है, जिसके कारण किसको बढ़ावा मिला है, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। यानी कि इनमें सुधार आने के कारण जो वैश्वीकरण है वो क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा तेज हो गया है, ठीक है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दूसरा पॉइंट देखेंगे कि विश्व व्यापार और विदेशी निवेश की नीतियों का उदारीकरण का मतलब, यानी कि जो भी आप विदेशी व्यापार करना चाहते हैं, विदेश में निवेश करना चाहते हैं, जो संबंधित नीतियां हैं, सरकार ने क्या कर दिया है, उसमें उदारता अपना दी है। यानी कि बहुत ज़्यादा उसके जो नियम है वो बहुत आसान कर दिए हैं, जिससे अगर मैं कोई कंपनी बनाना चाहती हूँ तो मुझे क्या है, बार बार लाइसेंस के लिए जगह जगह चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ठीक है। लाइसेंस जो मिलना है वो बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है, जिससे सिर्फ मुझे इन्वेस्ट करने की देर है, पैसे लगाने की देर है, कंपनी खोलने में देर नहीं लगेगी। यानी कि सरकार उसमें आनाकानी नहीं करेगी कुछ क्षेत्रों को छोड़कर। कुछ क्षेत्रों में तो सरकार की पाबंदी है, लेकिन अलावा जो क्षेत्र हैं उन सब में क्या है, सरकार ने बहुत ज़्यादा उदार कर दिया है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी, अपनी दुकान, अपना व्यापार कर सकता है, चाहे वो अपने देश में हो या दूसरे देश में हो, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया है, सरकार के द्वारा निर्धारित जो बाधाएं थी और प्रतिबंध थे उन्हें हटा दिया है, ठीक है। और जो उदारीकरण के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो सरकार ने किसी भी कंपनी को खोलने के लिए या किसी काम को करने के लिए जो बाधाएं लगाई हुई थी, प्रतिबंध लगाए हुए थे, उन सबको हटा दिया गया है, जिसे क्या कहा गया है, जिसे कहा जाता है उदारीकरण। देखो भारत में 1991 में क्या लाई थी, एलपीजी पॉलिसी आई थी, ठीक है। किसके द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। एल मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये भारत ने अपनाया था 1991 में, ठीक है। तभी से भारत में क्या हुआ, वैश्वीकरण की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। देखो आज सरकार ने क्या कर रखा है, जो आयात होते हैं, यानी कि जो सामान बाहर विदेश से हम लोग मंगाते हैं या विदेश से सामान किसी हमारे देश में आता है, उसमें क्या कर रखे हैं, व्यापार अवरोध, यानी कि व्यापार पर कर अवरोध, यानी कि टैक्स लगा रखा है कि अगर आप हमारे देश में सामान भेजोगे तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। विदेशी व्यापार
जो होता है उसके व्यापार में वृद्धि या कमी। अगर आपको देखो मान लो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, आपके देश में किसी चीज़ का उत्पादन नहीं हो रहा है, किसी भी सामान का, तो सरकार क्या करेगी, जो विदेश से जो वो वाली वस्तु आ रही है उसके ऊपर टैक्स कम कर देगी, जिससे वो क्या करें, प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर हमारे देश में जो आपूर्ति है उसे पूरा किया जाए, ठीक है। लेकिन अगर हमारे देश में खुद यदि भी प्रोडक्ट का बहुत सारा सामान है और उस सामान को अगर भारत किसी चीज़ के बारे में चाहता है कि हमारे देश के लोग हमारे ही देश की चीज़ को खरीदें, दूसरे के देश की चीज़ को कम खरीदें, तो उसके लिए जो सरकार है वो क्या करेगी, जो बाहर से वो प्रोडक्ट आ रहा है उसके ऊपर जो ड्यूटी है यानी कि जो टैक्स है वो ज़्यादा लगा देगी, जिसके कारण वो क्या करेगा, वो सामान महंगा हो जाएगा और महंगा होने के कारण जो बाहर महंगा होने के कारण लोग उसे कम खरीदेंगे, ठीक है। तो इसी के कारण जो सरकार है वो क्या करती है, जो विदेशी व्यापार है उसकी वृद्धि और कमी करती है, यानी कि अगर उसे बढ़ाना है उसके व्यापार को, विदेशी व्यापार को, तो वो क्या कर देगी, टैक्स को कम कर देगी, और अगर कम करना है तो टैक्स को बढ़ा देगी। और यह तय करने के लिए कि किस प्रकार का माल और कितना माल प्रत्येक देश में आना है, यानी कि किस तरह का माल सरकार मंगवाना चाहती है, कितना प्रत्येक देश में आना चाहिए, इसके लिए टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। अगर सरकार की बात करूं तो सरकार उन वस्तुओं की संख्याओं पर एक सीमा भी लगा सकती है जिन्हें आयात किया जा सकता है, इसे कोटा के नाम से जाना जाता है। देखिए, अगर देखूं तो जो सरकार है वो उन वस्तुओं की संख्या पर, कि कितनी संख्या में वस्तुएं यहाँ पर लाई जाए, ठीक है, कितनी वस्तुओं की कितनी संख्या आयात की जाए, इस पर क्या करती है सरकार, एक सीमा निर्धारित कर देती है कि इतनी सीमा तक ही आप इन वस्तुओं का आयात कर सकते हैं। इसे क्या कहा गया है, कोटा के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने आज़ादी के बाद, अगर देखें कि आज़ादी के बाद भारत सरकार ने क्या किया था, देश के भीतर जो उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में व्यापार अवरोध लगाए रखे। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था भारत, तो उस समय पर लोगों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो क्या करें, कि अगर विदेश से कोई कंपनी आकर भारतीय कंपनी के साथ कंपटीशन करे तो वो भारतीय कंपनी टिक नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेवलप उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय पर। तो भारत ने क्या कर रखा था, प्रतिबंध लगा रखे थे ताकि दूसरे देश की कोई कंपनी भारत में आकर व्यापार ना कर सके। क्यों? क्योंकि जो वो भारतीय कंपनी थी वे उसे ही चाहती थी कि वो ही तरक्की करे और उसके ज़्यादा कंपटीशन ना हो, जिससे वो अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु बेच सके। क्यों? क्योंकि उस समय पर भारत की वस्तुएं थोड़ी महंगी होती थी। क्यों? क्योंकि तकनीकी का विकास इतना अधिक नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए भारत चाहता था कि जो भारतीय उत्पादक हैं वो जो प्रतिस्पर्धा है उससे बचे रहें। लेकिन क्या हुआ 1991 में, देखिए जब 1991 में है उसके आसपास सरकार ने निर्णय लिया कि जो भारतीय उत्पादकों के लिए दुनिया भर के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया। यानी कि भारतीय जो है वो विदेश में अपनी कंपनियां स्थापित कर सकते हैं और जो विदेशी हैं वो भारत में अपनी कंपनियां स्थापित कर सकते हैं, कि वो अब समय आ गया है। हम उस विकास के दौर में आ चुके हैं जब हम दूसरे के साथ कंपटीशन कर सकते हैं, ठीक है। वस्तुओं को अब आसानी से आयात और निर्यात किया जा सकता था जब वैश्वीकरण स्थापित हो गया। यानी कि क्या हुआ कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया भारत ने अपना ली। एलपीजी पॉलिसी मैंने बताया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपना ली। तो अब वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि वस्तुओं को अब आसानी से आयात भी कर सकता था भारत और निर्यात भी कर सकता था, और विदेशी कंपनियां अपने कारखाने और कार्यालय स्थापित कर सकती थी। जैसे कि देख लो आज हर जगह पर मैकडॉनल्ड खुला हुआ है, डोमिनोज खुला हुआ है ना। ये सब क्या है, ये विदेशी कंपनियां आई हैं। एडिडास का शोरूम खुला हुआ है, ठीक है। एप्पल का शोरूम खुला हुआ है। ये सब क्या है, ये विदेशी कंपनियां ही हैं जो भारत में आकर अपना निवेश कर रही हैं, ठीक है। और भारत में आने का उद्देश्य क्या है लोगों का? भारत में आने का उद्देश्य यही है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर सस्ता श्रम मिल जाता है। अगला पॉइंट देखें तो व्यवसायों को अब स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति है। यानी कि जब से वैश्वीकरण स्टार्ट हुआ था तब से क्या हो गई थी, जो व्यवसायियों को स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते थे वे कि वो क्या आयात करना चाहते हैं, क्या निर्यात करना चाहते हैं। पहले क्या था, सरकार ने पूरी तरह से उनके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा था। लेकिन जब से उदारीकरण आया, यानी कि सरकार ने नियमों में क्या कर दी, थोड़ी सी छूट कर दी, तब से क्या हुआ
कि जो व्यवसायी थे वो अपना निर्णय खुद ले सकते थे कि उन्हें क्या आयात करना है और कितना आयात करना है और कितनी मात्रा में करना है। ठीक है, अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो आता है विश्व व्यापार संगठन की भूमिका। देखिए, हम विश्व व्यापार संगठन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अगर विश्व व्यापार संगठन के बारे में पढ़ें तो इसे क्या कहा जाता है, WTO। ठीक है, अगर इसकी बात करूं तो ये पहले क्या था, विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना थी वो 1995 में हो गई थी। ठीक है, लेकिन ये किसके स्थान पर हुई थी, पहले क्या था, यहाँ पर गेट के रूप में कार्य करता था। ठीक है, किसके रूप में, गेट के रूप में। और इसकी जो गेट की स्थापना थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हो गई थी। कब हुई थी, 1 जनवरी 1948 को। 45 में विश्व युद्ध खत्म हो गया द्वितीय, और 1948 को इसकी स्थापना हो गई। लेकिन क्या हुआ, जो ये गेट था ये सही तरह से कार्य नहीं कर पा रहा था, यानी कि जो इसका कार्य था वो ठीक नहीं हो पा रहा था। इसीलिए इसका जो नाम था इसे पुनः स्थापित किया गया, और इसका जो नाम रखा गया वो क्या रखा गया, WTO। ठीक है, अगर मैं WTO के इसका जो मुख्यालय है यानी कि इसका जो ऑफिस है वो कहाँ पर है, वो है जिनेवा में। इसका ऑफिस कहाँ है, जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और जो WTO है इसके जो महानिर्देशक है यानी कि जो हेड है वो कौन है, वो है इसके रोबर्टो एजेवेडो। रोबर्टो एजेवेडो कौन है, वो इसके हेड है। ठीक है, देखिए जो WTO है इसमें कुल कितने देश हैं, 164 देश हैं, यानी कि ये 164 देशों का संगठन है। और ये जो काम करता है वो क्या करता है, जो देश हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से व्यापार कर सके, उनके व्यापारों के कुछ नियम भी होते हैं। और जो 164 लास्ट जो कंट्री थी वो कौन सा था, वो था अफगानिस्तान। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं हम कुछ। देखिए, जो विश्व व्यापार संगठन है वो एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। यानी कि जो WTO में जो स्थित देश हैं वो क्या करें, उदार रूप से अपने व्यापार को कर सके, यानी कि जो नियम है वो ज़्यादा कठोर ना हो, जिससे एक देश को दूसरे देश में व्यापार करने में परेशानी का सामना करना पड़े। अगला देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में नियम स्थापित करता है, यानी कि किस तरह से दो देश व्यापार करेंगे इससे संबंधित नियम भी विश्व व्यापार संगठन ही स्थापित करता है, और इन नियमों का पालन हो, और यह भी देखता है कि इन नियमों का पालन हो। हालांकि विश्व व्यापार संगठन है वो सभी को मुक्त व्यापार की अनुमति देता है। वो कहता है कि मुक्त व्यापार की अनुमति देता है, यानी कि बिना टैक्स के व्यापार करो, लेकिन ऐसा व्यवहार में नहीं है। यानी कि अगर सच्चाई देखी जाए तो ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि जो WTO है उसके ऊपर किसका अधिकार है, अधिकतर विकसित देशों का अधिकार है, यानी कि विकसित देशों की मनमानी चलती है, और जैसा विकसित देश कहते हैं WTO उसी के अनुसार कार्य करता है, यानी कि निष्पक्ष रूप से अपना काम करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। लेकिन अभी भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, इसके जो महत्व है उसे नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, कमियां हैं, कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन जो इसका महत्व है वो कम नहीं है। ठीक है, जो WTO है संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग है, यानी कि UNO का भाग है WTO। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं। एक तो प्रौद्योगिकी है, और विश्व व्यापार और विदेशी निवेश नीति का जो उदारीकरण हुआ उसके कारण वैश्वीकरण संभव बन पाया, और जो विश्व व्यापार संगठन है इसकी जो भूमिका है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वैश्वीकरण को संभव बनाने में। ठीक है, अब देखिए इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं हम। अगर देखो पहला प्रश्न देखो कि दुनिया के अधिकांश क्षेत्र कुछ दशकों पहले की अपेक्षा अब एक दूसरे के अधिक संपर्क में है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ और कैसे संभव हो पाया? ऐसा संभव हो पाया वैश्वीकरण के कारण, जिसके कारण जो दुनिया है वो सिमट कर एक वैश्विक ग्राम बन गई है। यानी कि ऐसा संभव हो पाया वैश्वीकरण के कारण, और जो वैश्वीकरण है वो किस कारण से संभव हो पाया? वो संभव हो पाया हमारा प्रौद्योगिकी की वजह से, व्यापार में उदारीकरण की वजह से, और विश्व व्यापार संगठन की जो भूमिका है उसकी वजह से। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे तकनीकी में
विकास हुआ, उसी तरह से देश क्या सोचने लगे कि हमें केवल अपनी देशों की सीमाओं के भीतर व्यापार न करके पूरे विश्व में अपना व्यापार को बढ़ाना चाहिए। देखो, अगर दूसरे की बात करूं प्रश्न, तो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अवरोध लगाए। यानी कि उन्होंने कोशिश की कि कम से कम विदेश से व्यापार हो जब भारत स्वतंत्र हुआ था। लेकिन क्या हुआ, 1991 के आसपास इन अवरोधों को हटाने का फैसला क्यों लिया गया, क्या कारण था कि इन्हें हटाया जाए, और भारतीय ग्राहकों को इन नीति परिवर्तन से होने वाले किन्हीं दो लाभों के बारे में लिखिए। देखो, अगर मैं बात करूं कि 1991 में जो था वो LPG पॉलिसी लाई गई थी, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या था, जो भारत था वो इतना डेवलप नहीं था। स्वतंत्रता के बाद मैंने बताया था कि भारत इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था कि वो किसी विदेशी कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा करके अपने व्यापार को बनाए रख सके। ये बात सरकार जानती थी, इसलिए सरकार ने क्या किया था, बहुत सारे नियम और कानून बना दिए गए थे ताकि जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में व्यापार ना कर सके और जो भारतीय व्यापारी हैं वो अपने व्यापार को क्या कर सके, बढ़ा सके। लेकिन 1991 के आसपास क्या हुआ, सरकार को लगने लगा कि भारत ने अपने आप को इतना विकसित कर लिया है, भारतीय कंपनियों ने अपने आप को इतना विकसित कर लिया है कि वो जो विदेशी हैं उनके साथ आराम से व्यापार कर सकती हैं, यानी कि उन्हें टक्कर दे सकती हैं और उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। ठीक है, इसीलिए 1991 में LPG पॉलिसी लाई गई, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया। और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे PV नरसिम्हा राव। नीति वो किसके द्वारा लाई गई, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लाई गई थी। ठीक है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस नीति को अपनाने का प्रस्ताव रखा और जो सरकार थी, सरकार को लगने लगा कि अब जो भारतीय कंपनियां हैं वो इतनी मजबूत हो गई हैं कि वे विदेशी कंपनियों के साथ आसानी से प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं और अपने व्यापार को विदेशों में फैला सकती हैं। ठीक है, इसीलिए उन्होंने जो प्रतिबंध लगे हुए थे ये सब हटा दिए और वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। अगर बात करूं कि इसका वैश्वीकरण के कारण जो लोग थे उनको दो लाभ क्या मिले, एक तो था वस्तुओं की विभिन्नता, यानी कि उन्हें चॉइस मिल गई कि अब अगर साबुन आपको लेनी है तो आपके सामने 50 ऑप्शन है कि आप इनमें से चूज कर सकते हो। आप अपनी त्वचा के अनुसार चूज कर सकते हो, आप अपने रेट के अनुसार चूज कर सकते हो, आप स्मेल के अनुसार चूज कर सकते हो। यानी कि अगर आप एक साबुन ही लेने के लिए बाजार में जाते हो तो आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता है कि आप किस तरह की साबुन लेना चाहते हो। ठीक है, पहले उस तरह का नहीं था, पहले मार्केट में 1 या 2 साबुन हुआ करते थे और उसके जो प्राइसेस थे वो भी फिक्स होते थे, आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। लेकिन जब से वैश्वीकरण की प्रक्रिया आई तो हमें एक वस्तु लेने के लिए हमारे सामने 10 या 20 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से हम अपनी पसंद और अपने टेस्ट और अपनी कीमत के अनुसार वस्तु का चयन कर सकते हैं। दूसरा है कीमतों की कमी, यानी कि अगर कीमतों की कमी आ गई, अगर मान लीजिए मार्केट में एक वस्तु है, ठीक है, अगर मार्केट में एक वस्तु है तो जो उस वस्तु को बनाने वाला है वो क्या करेगा, उसे अपने अकॉर्डिंग उसकी कीमत तय कर देगा। ठीक है, और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते और हमें वो वस्तु उस कीमत पर लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर 10 वस्तु हैं तो उसमें क्या होगा, 10 वस्तु होंगी तो हर उत्पादक सोचेगा कि जो वस्तु है वो ऐसी बनाए जिसकी गुणवत्ता भी दूसरे से अच्छी हो, यानी कि गुणवत्ता में सुधार हुआ, और जिसके रेट भी कम हो, ताकि और रेट भी कम हो, यानी कि ग्राहकों को क्या फायदा हुआ, कम रेट में अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपलब्ध होने लगी। ठीक है, अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखती हूँ तो वृंदा एक आयातित टॉय ट्रेन खरीदना चाहती है जिसकी कीमत क्या है, 300 रुपये है। बिल्कुल वैसे ही समान गुणवत्ता वाली एक अच्छी गुणवत्ता की टॉय ट्रेन जो है भारत में 350 रुपये में उपलब्ध है। भारत सरकार आयातित खिलौनों पर 60% कर लगा देती है। ठीक है, आशातीत रूप से वृंदा अब कौन सा खिलौना खरीदेगी और क्यों? आपको क्या लगता है उसके इस कदम से भारतीय खिलौने निर्माताओं को क्या मदद मिलेगी? देखो, जो एक आयातित टॉय ट्रेन है वो खरीदना चाहती है जिसकी कीमत क्या है, 300 रुपये, लेकिन वो क्या कर रही है, सरकार ने क्या कर दिया, इस 300 रुपये पे 60% कर लगा दिया। तो क्या हुआ, और जो भारत की टॉय ट्रेन है वो 350 रुपये की है। तो ये जो टॉय ट्रेन है जो वृंदा खरीदना चाहती है, ये विदेशी जो है ये महंगी हो जाएगी, किससे, भारतीय ट्रेन से। तो वृंदा जो होगी वो क्या खरीदेगी, वो भारतीय कंपनी की जो टॉय ट्रेन है वो खरीदेगी। इससे क्या होगा कि भारतीय जो निर्माता हैं उन्हें उनके सामान को बढ़ोतरी होगी, उनके सामान की बिक्री ज़्यादा होगी और जो भारत है, भारत का व्यापार फलेगा फूलेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखूं तो देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखेंगे कि
गौरंग एक युवक है, ठीक है, जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मणिपुर से अपने छोटे से गांव में लौटता है। यानी कि गौरंग क्या है, एक युवक है और वो क्या करता है, अपनी स्टडी को पूरी कर लेता है। वो मणिपुर में अपने एक छोटे से गांव में वापस लौटकर आ जाता है। वह पाता है कि जो आदिवासी यानी कि उनके गांव में जो आदिवासी लोग हैं उनके द्वारा बनाए गए सुंदर अद्वितीय टोकरियों की शहरों में बहुत मांग है। यानी कि वो शहर में देख के आया है कि किस तरह की वहाँ पर मांग है, तो वो देखता है कि उनके द्वारा जो टोकरियाँ बनाई जाती हैं उसकी शहरों में बहुत ज़्यादा मांग है। अब वो क्या है कि वो ICT यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर टोकरियों का एक लाभदायक व्यवसाय अपने आदिवासी समुदाय के साथियों के लिए कैसे शुरू कर सकता है। यानी कि वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उनके लिए एक व्यवसाय कैसे शुरू कर सकता है। देखिए इसके ऑप्शन बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से लिखिएगा। आप अपने यानी कि अलग अलग ऑप्शन लिख सकते हैं जो आपको समझ में आ रहा हो। लेकिन अगर आपको बताना चाहूँ तो इसमें क्या है, वो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन है ना, मिंत्रा, ये सब चीज़ें, ये जो ऑनलाइन शॉपिंग है इनके माध्यम से जो अपने टोकरी निर्माता हैं उनको कनेक्ट करा सकता है, और जो सीधा जो शहर के लोग हैं वो क्या करेंगे, इनकी टोकरियों को अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन थे और ये वैश्वीकरण था, और वैश्वीकरण के बारे में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको समझा पाऊँ। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।